अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ये कंफर्म कर लें। यस सर। वालेकुम सलाम। यस सर, आवाज क्लियर आ रही है। बस ठीक है। अच्छा, आज हमें वैसे स्टार्ट करना है। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में से कोई सवाल तो नहीं है? आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है मैंने कि आपने अब हर कैटेगरी से दो दो टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, पहले आपने चार चार पांच पांच टॉपिक्स किए थे, लेकिन अब आप दो दो टॉपिक्स करेंगे दोबारा, क्योंकि थर्ड जो लेक्चर हुआ था हमारा, जिसमें फिर काफी चीजें क्लियर हो चुकी थी, उससे पहले आपने असाइनमेंट जमा कराई थी, तो इसीलिए मिस्टेक्स हैं काफी लोगों की। ठीक है, तो आप वो दोबारा जमा कराएंगे एक तो। दूसरा, आज असाइनमेंट आपको एक और मिलेगी प्लस में, वो भी आपको करनी है फिर। ठीक है, आज वाला लेक्चर है। सही होमवर्क रिपीट कर दी, ये सबको करना है? जिनकी मिस्टेक्स हैं वो तो लाजमी करें, बाकियों के लिए ऑप्शनल है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे का लेक्चर नंबर 5 हो रहा है। ठीक है, आउटलाइन मेकिंग। अब आउटलाइन मेकिंग के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग आनी चाहिए। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है? इट इज जस्ट अ टेक्निक टू गैदर आइडियाज। ठीक है, वो आइडियाज जिन पे आप आगे चल के पैराग्राफ्स लिखेंगे। मतलब इन ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए आप क्या निकालते हो? टॉपिक सेंटेंसेस। ठीक है, अब टॉपिक सेंटेंसेस से उसको आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज पता चलेगा। जितने ये इफेक्टिव होंगे, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, मतलब दो चीजें इसमें लाजमी होनी चाहिए। एक तो ये इफेक्टिव होने चाहिए, दूसरे आपके यूनिक होने चाहिए। जितने यूनिक एंड क्रिएटिव आल्सो। क्रिएटिव तभी हो जाएंगे अगर इफेक्टिव एंड यूनिक है, तो वो क्रिएटिव हो जाते हैं। अपने खुद के भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है, कोई मसला है, आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन है, तो वो भी आप लिख सकते हो एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आप किसी का बोरो भी कर सकते हो। अगर किसी और का ऐसे पढ़ा है, उसने कोई ऐसा पैराग्राफ लिखा है या ऐसा कोई कॉज लिखा है, फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस का ही कॉज लिखा है उसने, लेकिन अच्छा कॉज है, आपको लगता है कि ये मुझे कॉपी करना चाहिए, आप कॉपी कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन इट शुड बी इफेक्टिव एंड यूनिक। यूनिक कैसे? कि अगर बुक्स फॉलो करेंगे ना आप, ऐसे के बुक्स आपको मिलते हैं मार्केट में, उनमें तकरीबन आपके आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं। फिर अगर आपके सबके आर्गुमेंट सेम होंगे, तो फिर आपकी लैंग्वेज पे डिफरेंस आपको करना चाहिए। फिर लैंग्वेज पे आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज कितनी इफेक्टिव है एंड कितनी स्ट्रांग है, तो फिर आपकी लैंग्वेज डिसाइड करेगी कि आपको उसको पास करना है कि फेल करना है। अभी प्रोज एंड कॉन्स वाला सवाल था ना, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसमें मोस्टली सब लड़कों के आर्गुमेंट्स एंड टॉपिक सेंटेंस सेम ही थे, क्योंकि इस पे सेम ही बन रहे थे, एक दो ऊपर नीचे लेके तकरीबन सेम थे। तो अब इनको पास या फेल करने का रीजन उसने जो बनाया था, वो बनाया होगा लैंग्वेज का। जिसकी लैंग्वेज अच्छी है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, पास हुए भी हैं। अब लैंग्वेज कहाँ से उसको पता चलेगी? आपके इंट्रोडक्शन से पता चलेगी। वो लैंग्वेज आप आउटलाइन में उसको शो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ ना, मैं आउटलाइन बनाता हूँ फ्रेज फॉर्म में, फ्रेज लिखता हूँ फ्रेजेस में। ठीक है, जो आउटलाइन सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं वो थोड़ा बहुत टच दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज का, लेकिन जो जैसे मैं बनाता हूँ फ्रेजेस में, वो टच नहीं दे सकते। वो जस्ट सिंपल रखेंगे अपनी चीजों को, और अपनी इंट्रोडक्शन के जरिए अपनी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ दिखाएंगे। ठीक है, एंड बाकी आइडियाज तो उसको पता चल जाएंगे आउटलाइन से। दो चीजें उसके लिए इनफ है। फर्स्ट हमने कर ली है डिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड ये कि आपके आर्गुमेंट्स कितने इफेक्टिव हैं, आज कर रहे हैं हम उनको इफेक्टिव कैसे करना है। और इवन इसमें आपकी लैंग्वेज उसको पता नहीं चलती है मोस्टली। लैंग्वेज उसको थर्ड हिस्से में पता चलेगी, इंट्रोडक्शन में, जिसमें वो देखता है आपकी लैंग्वेज। अगर ऊपर वाले सही होंगे तो वो तीसरे पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसको ऐसे ही लेते हैं हम, पहले डिकंस्ट्रक्शन है, फिर आर्गुमेंट। अच्छा, आर्गुमेंट अगर थोड़े बहुत वीक हो लेकिन ठीक हो, मतलब अगर आपने एज कॉज लिखा है तो वो कॉज वाकई में हो, लेकिन भले वो आप एक जो कहते हैं यूनिक ना हो, इफेक्टिव ना हो, लेकिन कॉज है, तो फिर भी वो इंट्रो आपका पड़ेगा। फिर आपकी इंट्रोडक्शन में लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फिर जो एक मसला उसको मिला है आर्गुमेंट्स में, वो क्लियर हो जाए उसका। ठीक है,
लेकिन अगर आप तीनों उसे परफेक्ट देते हैं तो वो आगे बढ़ेगा। फिर आपकी पैराग्राफिंग देखेगा, आपकी पैराग्राफ्स में कोहेरेंस देखेगा, वो बाकी बाद में चीजें आती हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 3 आपके जरूरी ठीक होने चाहिए। ठीक है, अब आज इसमें हम आएंगे कि टॉपिक सेंटेंसेस के लिए जो पैराग्राफ्स का जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट मतलब थीसिस का ऑफ पैराग्राफ, वो टॉपिक सेंटेंस होता है, वो कहाँ से जनरेट करने, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के काफी तरीके आपको मिलेंगे, फ्री राइटिंग मिलेगी आपको, लेकिन टू द पॉइंट अगर आपने करना है ना ऐसे में, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट नहीं हो, आप एक बुक लिख रहे हो, फिर उसके लिए तो बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे करना है आपको ये काम, क्योंकि जस्ट 10 to 15 मिनट्स में करना है, आपको आउटलाइन बनानी है, फिर एक पूरा ऐसे भी लिखना है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि वो टू द पॉइंट इफेक्टिव रखें इसको, और टू द पॉइंट रखें। तो जो मैं करता था खुद पहले वो भी आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ जितनी मुझे आती हैं एक दो और भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो आपको फिर इजी लगे वो आपने फॉलो करनी है। इसमें अगर कोई सवाल है अभी तक के में तो बता दें। सर आप कोई असाइनमेंट बता रहे हैं सर, मेरा कनेक्शन वीक था सर। असाइनमेंट अभी दी नहीं है, मैंने कहा असाइनमेंट आज जो मिलेगी वो, और जो आप लोगों की गलतियां हुई हैं हर कैटेगरी के दो दो टॉपिक्स आपने डिकंस्ट्रक्ट दोबारा करने, सेम टॉपिक्स लेकिन जो गलत किए हैं मैंने, ठीक है, वो आपने दोबारा करके वो भी जमा कराने हैं दो दो, और उसके साथ आज इस लेक्चर के बुनियाद पे आपको एक और असाइनमेंट मिलेगी, फुल लेंथ आउटलाइंस बनानी होंगी 10 टॉपिक्स की। टॉपिक सेम है 20, उनमें से कोई भी 10 लेने, जिनकी डिकंस्ट्रक्शन आपने ठीक की है उनकी, जाहिर सी बात है उनकी आप फुल लेंथ आउटलाइंस बनाएंगे 10 टॉपिक्स की, 20 में थैंक यू से सर। कोई भी 10 ने अपनी मर्जी के। ठीक है, ये मैं बता दूं या स्क्रीनशॉट ले लें आप? अच्छा, सबसे पहले मैं जो करता था मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है, ऐसे की जो आपको कॉपी मिलती है, मैं आपको पेपर दिखा दूं, और ये आपका पेपर है, ठीक है, तो आपने ऐसे करके उसको रख देना है, और यहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे आपने ये टॉपिक लिख दिया। इसमें फायदा एक होगा कि एक ही पेज पे आपकी पूरी डिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको आइडियाज गैदर करने में मसला होगा। इसकी फिर आप बनाएंगे ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस जो हमने डिकंस्ट्रक्शन की हुई है ऑलरेडी, एक आएगी राइट लेफ्ट कॉर्नर में, एक जाएगी राइट कॉर्नर में, और एक आएगी मिड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जनरल टॉपिक है कोई भी, उसके आपने निकाले ब्रांचेस कॉजेस, और यहाँ पे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, जस्ट फ्रेजेस लिखनी है, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। इनको अपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट जाके, जब फुल लेंथ आउटलाइन बनाऊंगा जाके फेयर करूंगा इसको, तो फिर इनको सेंटेंसेस सोच के वो लिखूंगा। यहाँ पे जस्ट फ्रेजेस करने और जल्दी जल्दी करना होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कॉजेस निकालने हैं पूरे, जितने याद आते हैं वो सारे लिखेंगे। अब उनको निकालना कैसे, उसके लिए डिफरेंट एक डोमेन है, वहां से आप पिक करते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, वो मैं पूरे यहाँ पे बताऊंगा। ऐसे ही आप इम्पैक्ट्स भी निकालेंगे, ऐसे ही आप सॉल्यूशंस भी निकालेंगे। मोस्टली सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कॉजेज को काउंटर करते हैं, जो आपने कॉजेज दिए हैं उनको उल्टा करें तो आपका सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ अलोकेटेड बजट, तो बजट बढ़ा दें आप उस तरफ जाके। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल के लिए चाहिए वहां पे काम करना। यहाँ फिर आप कंसेंसस नहीं है, वहां पे कंसेंसस क्रिएट करें। मतलब जो कॉजेज हैं उसी को ही आप सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करते हो, इम्पैक्ट्स अलग से निकलेंगे। ठीक है, आई मीन फिर जब दूसरा आता है आप हर्डल्स निकालते हो, हर्डल्स बीच में आते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स आ गए, तो हर्डल्स या कोई प्रोसेस है उसका कैसे प्रोसेस करना है वो आ गया। फिर हर्डल्स जहाँ पे आएंगे, अब काउंटर आप हर्डल्स को कर रहे हैं, तो हर्डल्स जो जो देंगे उन हर्डल्स को आप काउंटर करते जाएंगे सॉल्यूशंस में। या तो वो कॉजेज को काउंटर करेगा सॉल्यूशंस, या तो फिर हर्डल्स को काउंटर करता है। सॉल्यूशंस निकालना बहुत आसान है, मसला सारा आता है आपका इन दो में। ठीक है, क्योंकि वो पूरा उस पर इम्पैक्ट करता है। अब इसमें आप आर्गुमेंट्स एक, अब देखें इनको हम दो चीजों से डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें आती है वर्टिकल अप्रोच, ये पूरे टॉपिक में भी अप्लाई होती है कभी कभी। ठीक है, जैसे उस दिन हमने की भी थी। एक आ गई आपकी वर्टिकल अप्रोच में, सबसे पहले नेशनल मतलब लोकल लेवल के आर्गुमेंट्स निकाल के आएंगे आप।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, ये टॉपिक आपका आ गया वाटर क्राइसिस, ठीक है, वाटर क्राइसिस है टॉपिक, तो नेशनल रीजन क्या है, कॉज, नेशनल कॉजेज कौन से हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, रीजनल कॉजेज कौन से हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक, कॉजेज या फिर इम्पैक्ट सॉल्यूशन सब पे आएगा, रीजनल अलग हो जाएंगे, सी आपके इंटरनेशनल अलग हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल लाजमी नहीं है कि सब पे अप्लाई हो या रीजनल सब पे अप्लाई हो, अगर नेशनल डोमेन का टॉपिक है तो नेशनल से आर्गुमेंट्स आएंगे, कभी कभी जैसे वाटर क्राइसिस है उसमें रीजनल का रोल है, इंडिया का रोल आ गया, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का रोल है, इवन चाइना की बिग डाइवर्जन पॉलिसी उसका रोल है वाटर क्राइसिस में, तो रीजनल इशू आ गया, मतलब रीजन से आप आर्गुमेंट्स निकालेंगे, लेकिन इसमें इंटरनेशनल नहीं आ रहा है। लेकिन कश्मीर के रिलेटेड अगर सवाल आता है तो उसमें तीनों आ जाएंगे, उसमें आपका नेशनल लेवल के अलग से आर्गुमेंट निकलेंगे, रीजनल से अलग निकलेंगे और इंटरनेशनल के अलग निकलेंगे। इंटरनेशनल में आप यूएन को ले आएंगे, ठीक है, एवं इंटरनेशनल के सॉल्यूशंस आप लाते हो, जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया में कोई भी मसला चल रहा है, हालांकि रीजन का मसला है, तो आप यूएन को ले आएंगे, यूएन सॉल्यूशन करवाएगी उनकी, रीजन में सार्क को ले आ सकते हो, ईसीओ को ले आ सकते हो, मतलब वो आपके डिपेंड करता है। अच्छा, मैं क्या करता था, ऑर्गेनाइजेशन से एक आर्गुमेंट निकालता था मोस्टली। अब आर्गुमेंट्स एक तो ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है, इसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अप्रोच में से आप कहां से आर्गुमेंट निकाल सकते हो, सोशल कॉजेज कौन से हैं, ठीक है, सोशल इंपैक्ट्स कौन से हैं, सोशल सॉल्यूशंस कौन से हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक कॉजेज अलग हो जाएंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स अलग हो सकते हैं उनके, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस अलग से होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक कल्चरल, ऐसे ही कल्चरल कॉजेज हो सकते हैं, कल्चरल इंपैक्ट्स हो सकते हैं, कल्चरल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अलावा था हाँ रिलीजियस, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, environmental, आइडियोलॉजिकल, अच्छा बस ठीक है। अब मसला पता है क्या आता है, आपने सब में से भी नहीं निकालना आर्ग्यूमेंट निकालना है जहां जहां से निकल सकता है, लाजमी नहीं है कि ये सारे के सारे हर टॉपिक पे अप्लाई हो। अब स्ट्रेटेजिक है, अब स्ट्रेटेजिक डोमेन का टॉपिक होगा तो उसमें आएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉर चल रही है उसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स होते हैं, पाकिस्तान है इंडिया का जो वाटर क्राइसिस है उसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, अगर इंडिया हमारा वाटर रोक सकता है उसके स्ट्रेटेजिक फायदे होंगे उसको ना, स्ट्रेटेजिक पॉइंट यूज कर सकता है उनको, ठीक है, तो फिर आ सकता है उसमें इम्पैक्ट्स में, नहीं आ रहा समझ, नहीं निकालें। मोस्टली आपके कहां से निकलेंगे, एक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल क्लेश है, जैसे क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, ये इस्लामोफोबिया हो गया, वहां पे आइडियोलॉजिकल आप ले आ सकते हो, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन इज आर्गुमेंट आइडियोलॉजिकल रिलेटेड है। अगर कोई साइंटिफिक रिलेटेड है तो एनवायरमेंट के टॉपिक्स निकलेंगे, एनवायरमेंट का मसला हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप निकालते हैं जैसे इसके एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, उसके एनवायरमेंटल कॉजेज अलग हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी अलग हैं, ठीक है। अब इसको हम दूसरा अगर इसका जो क्या कहते हैं वर्टिकल अप्रोच में देखें, वो आता है एक नेचुरल और दूसरा आता है मैन मेड, ये डोमेन में भी डिवाइड कर सकते हैं हम, ये जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ऐसे टॉपिक्स काफी आते हैं आपके जिनमें आप कॉजेज निकालेंगे या इम्पैक्ट्स, कॉजेज मोस्टली नेचुरल भी निकलेंगे, मैन मेड भी निकलेंगे, ठीक है, ऐसे ही इम्पैक्ट्स में भी कर सकते हो, लेकिन जो आता है एक्चुअली वो कॉजेज के लिए आता है। फिर सॉल्यूशंस को भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, नेचुरल सॉल्यूशंस कौन से होंगे जो नेचर को रिवाइव करेंगे, और हम मैन मेड सॉल्यूशंस अभी कैसे कर सकते हैं उनको, ठीक है। अब ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल अप्रोच। अब देखें सोशल में से कोई भी टॉपिक ले लें, उसमें से इम्पैक्ट आपका कॉजेज निकलेगा, इम्पैक्ट निकलेगा, सॉल्यूशन, कभी कभी तो दो भी निकलेंगे, तीन भी निकलेंगे आर्गुमेंट्स, लेकिन आपको चाहिए कितने, डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपका कॉज का मेन फैक्टर है, प्राइम हेडर है, तो आप 6 से 7 निकालें, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा कि आपको कौन सा इफेक्टिव रहेगा, वो आपको आगे रखना है। यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, सारे के सारे कॉजेज लिखेंगे जितने जहन में आते हैं, सारे के सारे इम्पैक्ट्स लिखेंगे जितने जहन में आते हैं, सॉल्यूशंस लिखेंगे, फिर वेटेज डिसाइड करेंगे और फिर नंबरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर नंबरिंग ऊपर नीचे हो रही है तो आपने ऊपर नीचे ही करनी है। जो मोस्ट इफेक्टिव कॉज होगा वो पहले आएगा, सेकंड मोस्ट आएगा, थर्ड मोस्ट आएगा। वो एक एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके आर्गुमेंट यहाँ से निकलते हैं। अब इसमें एक तीसरी अप्रोच भी है, वो थोड़ी डिफिकल्ट है। लाहौर में सारे एक वो करवाते थे, मैं उस साइड हो जाता हूँ, वहां पे लिख देता हूँ। अच्छा, वो कहते थे कि आप यही जो अप्रोच है ना, इनको मिक्स करके आप एक निकालें गवर्नमेंट से आर्ग्यूमेंट, मतलब गवर्नमेंट का वो कौन सी वजूहत है, गवर्नमेंटल जो कॉज बन रही है, गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं या गवर्नमेंट के क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि तीनों पे अप्लाई भी हो, कभी कभी कॉज निकलेगा गवर्नमेंट का लेकिन इम्पैक्ट नहीं निकल रहा होगा या सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होगा। जो चीज आर्गुमेंट निकले वो आपने एड कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आप मीडिया से निकाल सकते हो। मीडिया के बाद आपके पास पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से अब देखिए जैसे वुमेन इशू है, वुमेन में पार्लियामेंट में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसीलिए ये पार्लियामेंट वाला वहां से आप कॉज निकाल सकते हैं कि वुमेन अगर जेंडर इनइक्वालिटी है या वुमेन वायलेंस हो रहा है वुमेन रिलेटेड, वो इसलिए हो रहा है कि उसके लॉज नहीं है, एंटी हरासमेंट लॉज नहीं है, ऐसे वुमेन सेफ्टी के लॉज नहीं है। वो लॉज कहाँ बनते हैं, आपके पार्लियामेंट में बनते हैं। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन उनकी बहुत कम है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत कम है इनकी। ठीक है, तो ये निकल सकता है, इवन जुडिशरी से निकल सकता है। जुडिशरी के अलावा था, अच्छा इनका इनका भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों दिए थे इन्होंने, सर ने कहा था कि इंटरनल भी निकाल सकते, सेम ही है कि आप नेचुरल रीजनल तीनों ये निकाल के आ जाए। एक्सटर्नल और आपका आ गया इकोनॉमी बस। ठीक है, इकोनॉमी, अच्छा हाँ टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो है, या तो फिर आप इनमें से कोई आर्गुमेंट ले आए जैसे जुडिशरी रिलेटेड। अब जुडिशरी रिलेटेड क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म जिससे हो रहा है, ये ऐसे कॉज निकलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के लिए आपके। ठीक है, मीडिया के रिलेटेड, मीडिया का रोल क्या है, ब्यास्ड रोल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो मीडिया के लिए आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, एक्टिव रोल मीडिया का चाहिए। पार्लियामेंट में जैसे वुमेन के रिलेटेड बता दिया, ऐसे काफी और टॉपिक्स होंगे, उसमें भी आपके यहाँ से आर्गुमेंट्स निकलेंगे। ठीक है, चैट में क्या बोला है आपने, जियोग्राफिक टेरिटरी, हाँ टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हो आप इसको। जियोग्राफिक टेरिटरी, हाँ वो भी आ सकता है, वही स्ट्रेटेजिक में आ जाता है ना, सेम स्ट्रेटेजिक में आप जियोग्राफिक कहते हैं या उसको कोई और वर्ड दे दें, स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है उसकी वो आप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जहां से आपके कॉजेस इंपैक्ट सॉल्यूशंस निकलेंगे वो ये एरियाज हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। अब स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मसला होगा कि आप कहाँ से निकालें, ये सामने रखना पड़ेगा आपको, लेकिन इन द एंड जब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कम से कम भी 30 टॉपिक्स, मैं तो 50 कहूंगा टू बी ऑन सेफ साइड, लेकिन आप कम से कम 30 तो करें। 30 टॉपिक्स की आपने आउटलाइन एंड इंट्रो बनानी है बिफोर एग्जाम। ठीक है, और फुल लेंथ आप 15 to 20 फुल लेंथ एसेज लिख लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आप 3 आवर्स में फिर मसला ना हो आपके लिए, जो इश्यूज हैं वो निकल जाएं। ये मैंने 50 किए थे सेकंड अटेम्प्ट से पहले, फर्स्ट वाले में मैंने किए थे 30 अराउंड। ठीक है, उसके बाद मैंने 50 के लिए कर लिए थे, 50 टॉपिक्स की आउटलाइन इंट्रोज बनाए थे मैंने, 50 से ज्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, फिर आप सोचते नहीं हो, बस आप फिर सोचते हो कि कॉज क्या है, इसका मसला क्या है, बस कॉजेज आपको ध्यान में आएंगे, फिर आपको ये भी ध्यान में नहीं आएगा कि ये सोशल है या पॉलिटिकल है या इकोनॉमिक है,
लेकिन स्टार्ट में, क्योंकि आपकी स्टार्ट होगी, जो स्टार्टिंग के 5-10 आउटलाइंस होंगी, जो 10 आप बनाएंगे, उसमें अगर सोच समझ के बनाएंगे ना, वही कॉजेज आपने एक टॉपिक में दिए हुए हैं, वही कहीं ना कहीं और भी कॉजेज ही होंगे, कहीं पे वो सेम इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे, सेम सॉल्यूशंस आपके आएंगे, तो ये बहुत रिपीट होते हैं। जितने अच्छे आर्गुमेंट्स निकाल सकते हैं वो निकाल के रखें अपने पास। सर का तरीका ये था कि सर कह रहे थे कि ये आप 8 जो पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखी हैं, गवर्नमेंट, मीडिया, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एक किस्म से ये सेम यही बात कह रहे हैं कि इनमें से आप आर्गुमेंट निकालें। गवर्नमेंट का के हिसाब से क्या कॉज आना चाहिए आपके पास, टॉपिक पे डिपेंड करता है, उस हिसाब निकालेंगे। मीडिया का क्या रोल है, अगर मीडिया का ब्यास्ड रोल है तो यहाँ पे आपका कॉज बनेगा ब्यास्ड रोल ऑफ मीडिया। अब सॉल्यूशन क्या देंगे, एक्टिव रोल ऑफ मीडिया होना चाहिए, ठीक है। जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, वो एक कॉज है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स आने चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल सेम ही बात होगी यहाँ हमारी, नेशनल एंड रीजनल। इकोनॉमी के रिलेटेड, इकोनॉमी बजट हम कम अलोकेट कर रहे हैं, एजुकेशन पे ज्यादा करें, ये आपका इकोनॉमी से निकल के आ गया। टेक्नोलॉजी, अब एआई बेस्ड आपकी क्लासरूम्स होने चाहिए, ठीक है, तो आपका अगर जुडिशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे निकल सकते हैं आप। हर तकरीबन हर जगह सारे के सारे यूज नहीं होंगे, मोस्टली मैंने जो आपको बताया यही यूज होंगे। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, थोड़ा बहुत कभी कभी रिलीजियस भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक, ये वेरी करते रहते हैं। लेकिन आपके पास सारे लिखे हुए हों, 10 टॉपिक आपने करने हैं अभी आउटलाइन, ठीक है, असाइनमेंट में तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वर्टिकल मोस्टली हर पे यूज हो सकती है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि हर ना यूज करें जब तक उसने खुद पूछी नहीं है टॉपिक में, ठीक है। अगर हर जगह इसको लोकल एंड रीजनल में डिवाइड करेंगे तो फैक्टर्स बहुत ज्यादा निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है उसका कॉजेज रीजनल अलग, नेशनल अलग निकालते हैं, रीजनल अलग निकालते हैं, तो फिर आप 4 देंगे कम से कम 8। अगर फिर इंटरनेशनल भी निकालते हो तो 4 या 3 यहाँ पे आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे ही आपको इम्पैक्ट्स भी देने हैं, 3 डायमेंशन तो निकाल दिए ना आपने, तो अगर हर जगह ये यूज करेंगे तो फिर मसला होगा आपके लिए। ये अप्रोच, जैसे वाटर क्राइसिस हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसमें आप ये लगा सकते हैं, ये वाली अप्रोच। ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। कॉजेज में सिर्फ कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कॉजेज कौन से हैं, मैन मेड कौन से हैं, ठीक है। वाटर क्राइसिस में, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, उसके कॉजेज कौन से हैं, नेशनल कॉजेज हमारे कौन से हैं, डिले इन डैम मेकिंग, ये हमारा नेशनल कॉज है। रीजनल कॉज क्या है, इंडिया की वाटर पॉलिसी, या फिर इवन अभी अफगानिस्तान की दे सकते हो, इवन चाइना की भी मेगा वाटर पॉलिसी है चाइना की, ये पढ़ लेना आप, चाइना मेगा डाइवर्जन पॉलिसी। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन पाकिस्तान इस पे कभी बोलता नहीं है, क्योंकि चाइना इज अवर ऑल वेदर फ्रेंड। कब से पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है। तो ये वाले हम लिमिटेड टॉपिक्स पे लगाएंगे जहां परफेक्टली फिट हो, बाकी ये तो हर जगह यूज होगा आपका। यहाँ से कॉजेस भी निकलेंगे, इम्पैक्ट्स भी निकलेंगे, इवन सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें आप। सर ये बता दूं जी, सर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अप्रोच है, ये इम्पैक्ट और कास्ट दोनों निकलेंगे इससे? सारे सारे इम्पैक्ट भी, कॉजेज भी, सॉल्यूशंस भी, सारे के सारे यहाँ से निकलेंगे। सोशल कॉज होगा जो, उसी का ही आप इम्पैक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे काउंटर करके। इवन सोशल इम्पैक्ट भी बनते हैं, जैसे अगर कहें ना लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सोशल इम्पैक्ट क्या है, चाइल्ड लेबर, ठीक है। यहाँ एजुकेशन वीक है हमारा सिस्टम, उसका इम्पैक्ट क्या बन रहा है, चाइल्ड लेबर, ठीक है। जैसे आपके इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या बन रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है हमारा, तो ये सोशल निकल रहे हैं उसके। इस तरीके से हर जगह आप इनमें ऐसे आर्गुमेंट निकालेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये तो आप हर जगह देखेंगे, ओके सर। ठीक है।
ये मैं मिटा दूं? अच्छा टॉपिक कर लेते हैं आज, क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, अब इसके आप सेम ही बैक साइड जाके आप कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो सिंपली इसके निकलेंगे क्या, कॉजेस, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। आपने करना क्या है, जब एक साइड पे फोकस करें कॉजेस पे, तो थोड़ी देर रुक के पहले सारे कॉजेस लिखें। कभी कभी आपको एब्रप्टली ध्यान में उसके सॉल्यूशंस भी आ रहे होंगे, इम्पैक्ट्स भी आ रहे होंगे, लेकिन आपने अभी इग्नोर करना है। अगर आपने शिफ्ट मार दिया एक तरफ, तो ये फ्लो टूट जाएगा। आपने इसी चीज पे, कॉजेस पे फोकस करना है कि कॉजेस ही ध्यान में निकाले हैं। सोचें इसके कॉजेस, नेशनल इंटीग्रेशन हमारी वीक है, उसके कॉजेस क्या हैं, उर्दू में बताएं, सिंधी में बताएं, लेकिन बताएं मुझे चैट बॉक्स में। जिसको जो ज़हन में आता है बताए, गलत सलत यहाँ पे लिखते जाएंगे। अभी आपको वहां पे भी ऐसे ही करना है, जो ज़हन में आए पहले लिखना है। यस, एथनिक डिवीजन, एक्सट्रीमिज्म, अच्छा एक्सट्रीमिज्म लिख देते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, ब्यास्ड कल्चर, ब्यास्ड कल्चरल डिफरेंसेस आ गया, ब्यास्ड कल्चर, अदर वुड बी समथिंग एल्स। लैंग्वेज डिफरेंसेस, ठीक है, क्लास डिफरेंसेस, यस, बट क्लास डिफरेंसेस, नेशनल इंटीग्रेशन, चलो अभी लिख लेते हैं। एजुकेशन डिफरेंसेस, सोइमा नेशनल इंटीग्रेशन में, ठीक है। एजुकेशन अपार्थीड, डिफरेंसेस लिख देते हैं, आपने डिफरेंसेस करा, लैंग्वेज ऐसे ठीक हो जाएगी। सेंट्रिसिज्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर प्रोविंशियल डिफरेंसेस, इंटर प्रोविंशियल, वाटर क्राइसिस, अस्मा टालपुर कैसे कॉज नहीं बनेगा, ये मिलिट्री इंटरवेंशन कॉज नहीं बनेगा इसका, हम ये नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे। सर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज कह सकते हो आप। ठीक है, और आपने क्या कहा है, पोलराइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, हरीम अली कह सकते हैं। अब इसमें पोलराइज नहीं करें ना, अभी ये लिख लेते हैं, पोलराइज्ड पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, लैंग्वेज पीरियड, वाटर क्राइसिस, डिवीजन, ठीक है, सब हो गए। प्रोविंशियल गैप, प्रोविंशियल तो हो गया ना, इंटर प्रोविंशियल डिफरेंसेस, प्रोविंशियल गैप उसमें आ गया। योर स्क्रीन हैज बीन रोटेटेड, अच्छा एक मिनट मुझे देखने दें। अब ठीक है, वो चैट बॉक्स खोलने वक्त शायद हो जाती है। अभी सही है सर, अभी सही है। हाँ, चैट बॉक्स खोलने वक्त हो जाती है। अब देखें, इसमें आप नंबरिंग दें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब देखें, डिफरेंसेस बहुत यूज हो गया, इसको आप डिफरेंट कर सकते हो। अच्छा, इसमें अब मैं अपने फैक्टर्स ऐड कर देता हूँ।
provincial lack of absence of provincial autonomy. ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत जो 18th अमेंडमेंट में फ्लॉज हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इवन ये मसला तभी होता है जब आपकी गवर्नेंस असल में वीक होती है, वीक गवर्नेंस, और आपका इकोनॉमिक क्राइसिस भी आप दे सकते हो, क्योंकि फिर आपकी लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कॉज है। इकोनॉमिक क्राइसिस लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, और वो भी एक काज है आपका नेशनल डिसइंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखें इसमें सबसे अच्छे जो हैं आपका, मेरे हिसाब से भी ये है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग नेशनलिस्टिक पॉलिसीज टू गेट वोट बैंक। अब देखिए इसमें आपको पीपल्स पार्टी का हमेशा मिलेगा कि देश सिंधी सेंट्रिक, आपको कहते हैं कि हम सिंधी सेंट्रिक हैं। नून लीग ने एक दो मतलब पंजाबी नारा भी लगाया, तो मतलब ये पंजाब सेंट्रिक है इनकी पॉलिसीज। ठीक है, और एएनपी हमेशा आपकी केपीके में रही है, कभी भी इसने बाहर वोट इतने नहीं लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही बलूचिस्तान पे अभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये आपकी बलूचिस्तान में चल रही है। अब हमारे पास मसला क्या है कि कोई भी अगर जैसे अगर कोई यूनिफाइंग फैक्टर, अगर हम अभी एग्जांपल ले लें एसएनसी को सिंध गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, और बेतु कैसे रीजन है उनके, अगर टू बी ऑनेस्ट सही से बताया जाए तो लैंग्वेज कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज को खतरा है, तो आप कहें लैंग्वेज के लिए आप खुद कहें कि हम एक अपना कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे या एड ऑन करेंगे कि सिंधी लैंग्वेज हमारी चलती रहेगी, उसको हम खत्म होने नहीं देंगे। अभी आप देखें ये जो अगर रीजन बता रहे हैं, तो कराची में ऐसे काफी स्कूल है, हैदराबाद में भी है, जहाँ पे सिंधी पढ़ाई नहीं जाती है, तो फिर यहाँ पे तो ये इनकी हुकूमत भी है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करते, मतलब ये पॉलिटिसाइज्ड है एसएनसी। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कहें या पॉलिटिकल यूज कह दें, ये एक बड़ा मेजर रीजन है, कॉज है ऑफ क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो इस पे मैं अब नंबर 1 फैक्टर ये लगाऊंगा कि मेरा फर्स्ट मेजर फैक्टर ये बनेगा इसका। ठीक है, इसके बाद आप एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते हैं सेकंड, ऐसे ही इंटर प्रोविंशियल डिफरेंसेस या फिर ये जो एथनिक डिवीजन, कल्चरल डिवीजन, क्लास डिफरेंसेस, इसमें सबसे जो है ना लैंग्वेज का डिफरेंस, किसी ने कहा भी था, मैंने लिखा नहीं है, लैंग्वेज डिफरेंसेस ये बड़ा मसला था हमारा, अभी तक भी है। थर्ड मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही एथनिक एंड कल्चरल को आप मिला के भी कर सकते हैं, अलग अलग भी करते हैं एथनिक, मैं इसको करूंगा इथनो कल्चरल डिवीजन, इथनो कल्चरल डिवीजन्स। उसमें फिर बताऊंगा कि हर प्रोविंस का अपना एक एथनिसिटी है, अपना कल्चर है, इसीलिए वो मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटीज और उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये आपका फिफ्थ आ गया। ऐसे ही आप कहते हैं एजुकेशन में डिफरेंसेस है, अपार्थाइड सिस्टम है, अपार्थाइड सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो आप कहें उसमें भी डिफरेंसेस हैं, इसीलिए हमारी सोसाइटी अभी तक डिसइंटीग्रेटेड है। ठीक है, इसमें इंटर प्रोविंशियल डिफरेंसेस ये भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक किस्म से ये अच्छा, ये अगर आप देखें ना, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, जितने भी डिफरेंसेस में आ गया, तो आप यहाँ पे देंगे पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ गए, या इवन इंटर प्रोविंशियल डिफरेंसेस, तो वाटर क्राइसिस का इशू आ गया, उस पर भी डिफरेंसेस चलते हैं हमारे, तो ये सारे आप फिर इम्पैक्ट्स में लिखेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से आपने सारे एनलिस्ट करने हैं जितने उस वक्त ज़हन में आते हैं, या ऐसा ऐसा आपकी मतलब इतनी रीडिंग हो जाएगी कि आप आराम से 10-15 तो लिख जाएंगे। फिर उनमें से आपने 6-7 अकॉर्डिंग टू इज इट अ प्राइमरी हेडर और सेकेंडरी। ठीक है, आपने कोशिश करना है 7 से ज्यादा ना जाएं, किसी भी एक साइड में 7 से ज्यादा ना जाएं, फंस जाएंगे। और कम से कम आपने 3 लिखने, 3 से कम नहीं लिखने, या 4 प्राइमरी सेकेंडरी हेडर में 4 या 3 लिखने, बाकी उसमें 7 लिख लें। इस बार मैंने लिखे थे 17 पैराग्राफ। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने लिखे थे 14 to 15 पैराग्राफ। तो आपकी क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। लेकिन ऑन टू बी ऑन सेफ साइड 2000 से आप वर्ड्स ज्यादा करें, 2000 से आपने ज्यादा करने हैं, और अगर ये 15 पैराग्राफ आपके आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 2000 से ज्यादा हो जाएंगे वर्ड्स।
ठीक है, ये बात समझ आ गई। ऐसे ही अब इम्पैक्ट्स निकालेंगे हम। चले इम्पैक्ट्स लिखते जाएं। इम्पैक्ट नेशनल डिसइंटीग्रेशन के क्या पढ़ रहे हैं हम पे, पाकिस्तान पे इम्पैक्ट नेशनल डिसइंटीग्रेशन के क्या पढ़ रहे हैं या क्या पढ़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल डिसइंटीग्रेशन का चलो लिख लेते हैं, फिर बताऊंगा कैसे नहीं नया है। सोशल इनस्टेबिलिटी गुड, एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का आएगा लेकिन थोड़ा सा हमें घुमा के लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस इज द कॉज, इम्पैक्ट भी आ सकता है इन सेकंड सेंस में, लेकिन इसको आप वीक गवर्नेंस वाला ये ना कॉज बनाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको ये आप बनाए तो ज्यादा बेहतर है। Sir, ethnic animosity, central province acrimony. हाँ, वो तो आप इसमें दे देंगे ना। सोशल इनस्टेबिलिटी, एनिमोसिटी जितनी भी है सारी, इंटॉलरेंस भी इसी में आ जाएगी सोशल इनस्टेबिलिटी में। एब्सेंस ऑफ कंसेंसस अमंग पार्टीज नहीं प्रोविंसेस, इंट्रा प्रोविंशियल डिफरेंसेस यहाँ पे आएगा। यहाँ लेक ऑफ कंसेंसस ऑन नेशनल प्रोजेक्ट्स, लेक ऑफ कंसेंसस ऑन नेशनल प्रोजेक्ट्स। फिर इसमें आप वाटर क्राइसिस के जितने मसले आ रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। और हमारा ये कौन सा डैम है, नाम क्या था, कालाबाग डैम, उसको डिस्कस कर सकते हैं। कालाबाग डैम इज आल्सो पॉलिटिसाइज्ड, अदरवाइज हमें पाकिस्तान को इतना मसला नहीं है। रेसिज्म, हाँ रेसिज्म बढ़ेगी, ये अब ये चीजें सारी सोशल में ही आ जाएंगी, उसके ज्यादा अंदर ना जाएं, थोड़ा ऊपर के आप इसके इम्पैक्ट निकालें। अच्छा, आप भूल गए, सबसे बड़ा हमें इम्पैक्ट पड़ा था फॉल ऑफ ढाका। फॉल ऑफ ढाका क्यों हुआ था? डू यू नो फॉल ऑफ ढाका? यस सर। हाँ, फॉल ऑफ ढाका पर सर ये डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे ना फॉल ऑफ ढाका? क्यों नहीं लिखेंगे? ये तो अच्छा क्यों लिखना है अब? क्योंकि हमारे जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी इन्होंने खुद रिकमेंड किए हैं बुक्स, उनमें भी लिखा हुआ है कि फॉल ऑफ ढाका का बड़ा रीजन नेशनल डिसइंटीग्रेशन था। उसका जी, जी। मिलिट्री रीजन नहीं था, उसका कोई और वजूहत नहीं थे। उसका मसला ये था कि उनको चाहिए था कि बंगाली हमारी नेशनल लैंग्वेज बने, और हम कह रहे थे कि हमारी उर्दू बने। ठीक है सर ये केस इन पॉइंट नहीं होगा? अच्छा, फॉल ऑफ ढाका केस इन पॉइंट भी है वैसे, लेकिन एक ये प्राइम इवेंट है तो इसको हम डायरेक्ट आर्गुमेंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो, अच्छा पता है केस इन पॉइंट हम एज आर्गुमेंट क्यों नहीं देते हैं, फिर उस पर लिखने के लिए इतना होता नहीं है। ठीक है, वो एक ही सेंटेंस बनता है, लेकिन फॉल ऑफ ढाका पे हम प्योर एक पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं कि वो लैंग्वेज का डिफरेंस था पहले, फिर उनका इकोनॉमिक डिवीजन्स आ गई थी, एंड बीच में इंडिया की रोल भी बता सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन फॉल ऑफ ढाका में आप प्राइम रीजन किसको बनाएंगे कि इट इज नेशनल डिसइंटीग्रेशन। उन्होंने कभी, और नेशनल डिसइंटीग्रेशन क्यों हो रही थी, इतने दूर भी थे। ठीक है, तो इंटीग्रेट तब होंगे जब हमारा फ्लो हो, जो सॉल्यूशंस में जाएंगे अब। ठीक है, इंट्रा प्रोविंशियल फ्लो होना चाहिए उसके, जो अब हम जाते हैं लाहौर में पढ़ने, या लाहौर वाले कराची आए हैं, तो फिर ये जो क्या लिखा है, सेंस ऑफ डिप्राइवेशन अमंग लोकल्स होगा बहुत, लेकिन इस पे आप पैराग्राफ कैसे लिखेंगे इतना बड़ा? सर इट इज इम्पैक्टिंग ऑन सीपेक पे इम्पैक्ट है इसका, कैसे थोड़ा बता दें अस्मा। अच्छा पूछ रही हैं तो डायरेक्ट नहीं है, मैं इस पे पैराग्राफ ऐसे लिखूंगा नहीं। अच्छा, दूसरा इसमें आ जाता है आपकी वीक इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी वीक है, इसका भी बड़ा रीजन यही है कि वी आर डिसइंटीग्रेटेड। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ये दिस इज अ कॉज, ये इम्पैक्ट नहीं है। डिस्पैरिटीज इज द कॉज ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इम्पैक्ट नहीं है, ये ख्याल रखना है। इसके अलावा सोशल इनस्टेबिलिटी या chaos एंड डिसऑर्डर इन द कंट्री, आप तो देखें 5 तो ऐसे यहाँ पे ही मिल गए, लेकिन अगर सोचें तो और भी आ जाएंगे। आप फर्स्ट लिख लें सोशल इनस्टेबिलिटी, फॉलो ऑफ ढाका कर दें सेकंड,
अब नेशनल प्रोजेक्ट्स पे कंसेंसस नहीं है, तीसरा ये बना दे, चौथा वीक इकोनॉमी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वैसे डायरेक्ट नहीं है, एक्सट्रीमिज्म आ सकता है इन अ सेंस, क्योंकि अगर हम कोई भी कौम नेशनल इंटीग्रेशन के क्या लिखा है, पीपल सीकिंग असाइलम माइग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, अच्छा नहीं वो फिर ज्यादा हम डीप में चले जाते हैं माइग्रेशन वाला। इसमें ये कह सकते हैं एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको एक रूम मिलता है, तो रेडिकलाइज पाकिस्तानी सोसाइटी, ठीक है, वो रेडिकलाइज क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास मार्जिनलाइजेशन होती है, मार्जिनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और वो भी प्राइम रीजन बनती है आगे जाके एक्सट्रीमिज्म का। अच्छा वो उसमें पता है मसला क्या आ रहा है कि मैंने चैट बॉक्स खोला हुआ है ना, वो बंद करूंगा ठीक हो जाएगा, अब ठीक आ जाएगा, सही है। ये आपके 1 2 3 4 एंड ये 5th आप यहां से निकाल सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ, फिर तो एक्सट्रीमिज्म इवेंट, मतलब रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी होगा अगर हमने, क्योंकि अब नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है तो वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे, और जो जितने भी आपके ग्रुप्स मार्जिनलाइज होते हैं वो फिर एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं। इसमें आप बीएलए का एग्जांपल भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं ये मिटा दूं या फिर नहीं ये भी नहीं। अच्छा आप सॉल्यूशंस बताएं, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जो हम नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए यूज करें। सर कन्फेडरेशन गवर्नमेंट, क्या कन्फेडरेशन गवर्नमेंट जिस तरह 18 अमेंडमेंट को मतलब पूरी तरीके से सेट किया जाए। हाँ सही है, तो उसका हम ये कह सकते हैं ना 18th अमेंडमेंट की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, या सिंपली इसका आप उलट करेंगे, कहाँ गया इंटर प्रोविंशियल डिफरेंसेस, कहाँ गया लैक ऑफ पॉलिटिकल हाँ ऑटोनॉमी, ये खत्म मिल गया, एब्सेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो इसका आंसर पहले देते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आनी चाहिए, श्योरिटी ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अच्छा इसको हम दूसरा ये भी सकते हैं कि फेडरलिज्म को इंप्रूव करें या स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, जितना फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी फेडरलिज्म, ठीक है, आप फर्स्ट ये बना लें। अच्छा इसमें दूसरे बताएं, गुड गवर्नेंस, ठीक है लिखते जाते हैं अभी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, गुड तंदीरा, एजुकेशन डिफरेंसेस बाय एसएनसी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसएनसी, अब इसको एसएनसी नहीं लिखेंगे, एसएनसी वुड बी डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, यहां पे लिखेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, फिर उसमें दे देंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसएनसी मस्ट है, प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक नंबर चेट खोलनी पड़ेगी, फोकस ऑन अंडर डेवलप्ड प्रोविंसेस, हाँ तो इसमें हो गया ना ह्यूमन डेवलपमेंट या इक्वल जो रिसोर्सेज आ गए ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये आप दे देंगे, उसमें आपने फिर वो जाके डिस्कस भी करना है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, क्या कहते हैं उसको, ज्यादा जगह बताता हूँ, NFC awards. हाँ एनएफसी एनएफसी अवार्ड आप जाके आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे, वहां पे इक्वल नहीं होती है, एक क्राइटेरिया एनएफसी का वो पढ़ें और उसको आप उस पे पैराग्राफ लिखेंगे।
लॉज को छोड़ दें अभी, लॉज वाले प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, स्ट्राइटेड लॉज, एजुकेशन डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया। फ्यूडलिज्म, हाँ, एडिकेशन, अच्छा ये भी एक आ सकता है, लेकिन तो अभी के एडिकेशन ऑफ फ्यूडलिज्म एक रीजन आप ये भी कह सकते हैं। प्रमोट कल्चरल वैल्यूज, अच्छा, प्रोमोटिंग पाकिस्तानी कल्चरल वैल्यूज या पाकिस्तानी कल्चर, एक आप यूनिफाइड कल्चर बनाएं, ये आप लिख सकते हैं, मेकिंग या यूनिफाइंग ऑल कल्चर्स का एक अमलगम बना के एक पाकिस्तानी कल्चर प्रेजेंट करें, और पाकिस्तान में भी पूरा वही होना चाहिए, ठीक है, मतलब पाकिस्तान आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, प्रोमोटिंग पाकिस्तानी आइडियोलॉजी इन प्लेस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आइडियोलॉजी, पाकिस्तान आइडियोलॉजी in place of provincial ideology। मतलब सबसे पहले हम पाकिस्तानी कहलाएं, उसके बाद सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी सब आ जाते हैं फिर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज फिर आते हैं हम, पहले पाकिस्तानी, ठीक है। इसके बाद आप पॉलिटिकल दे सकते हो, स्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल कंसेंसस, जो पॉलिटिकल डाइवर्जेंस थी ना, प्रोविंशियल डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि यहाँ के पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, तो आप यहाँ पे बोलेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर पॉलिटिकल कंसेंसस, इनको ही बस उलट करते जाएं, ठीक है। जितने डिफरेंसेस थे, अब ये सारे डिफरेंस को हमने बना दिया प्रोमोटिंग पाकिस्तान कल्चर या पाकिस्तान आइडियोलॉजी इन प्लेस ऑफ प्रोविंशियल आइडियोलॉजी। अब उसमें फिर आप बनाएंगे कि एक कल्चर पाकिस्तान का सिंपल कल्चर होना चाहिए, सब का उसमें पार्ट होना चाहिए और सब उसका हिस्सा बने अपने आप को। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट लोकल गवर्नमेंट्स, वो आगे इसमें आप देंगे ना, 18th अमेंडमेंट वाला के, हाँ, स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में आप ये भी लिखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स को हम स्ट्रेंथन करें और प्रोविंसेस में पहले पावर जाएगा, फिर प्रोविंसेस से आप लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ भी जाएंगे, ये फेडरलिज्म की क्वालिटी है। अब इसमें से आप 5-6 निकाल दें, एक ये आपका हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट, थर्ड, फोर्थ आपका ये इवेंट, आप देखें फोर्थ ये प्रोविंशियल, अगर आपके पास अच्छे आर्गुमेंट्स हैं प्रोविंसेस, एक मिनट मुझे ये कैंसिल करने दें, ठीक है। अब देखें इसमें आप जो प्रोविंशियल प्रमोटिंग पाकिस्तान आइडियोलॉजी या पाकिस्तान कल्चर, ये अच्छा आर्गुमेंट है, अगर आपके पास अच्छे इस पे डेटा भी है, इवन आपके पास केस स्टडीज भी हैं, तो आप इसको ऊपर ले आए, फेडरलिज्म को थोड़ा नीचे सेकंड कर दें, वो डिपेंडिंग ऑन आप उस हिसाब से चलेंगे जितनी आपके पास अच्छी नॉलेज है। जो आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको पहले लिखेंगे, सेकंड फिर आ जाएगा, फिर इसी हिसाब से आप उसको करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपका 5वां हो जाएगा, 6 आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर दें, 5-6 निकाल दें आप जिसपे अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी पूरी एक रफ आउटलाइन बन गई है। अब इसको जस्ट जाके फेयर करना है और इनको कॉजेज, इंपैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस को सेंटेंस में लिखता था मैं, बाकी ये फ्रेजेस ही रहते थे। अब डिपेंडिंग आउटलाइन के 2 तरीके हैं। अब ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अगर यहाँ से सवाल है तो मैं ले लूं सवाल, क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में जाते हैं हम फेयर आउटलाइन कैसे बनानी है। और ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क था क्या जो हमने लिखवाया था, इंटरफेस कम्युनिकेशन, ये कश्माला गुड वन, 7th आप कर दें इसका इंटरफेस, इसको इंटरफेस भी नहीं कहें, इंटर प्रोविंशियल, जैसे हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं, यहाँ पे इंटर प्रोविंशियल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर एक सेमेस्टर के लिए यहाँ के विरान के स्टूडेंट्स वहाँ यूईटी में जाएं या नस्ट में जाएं, फिर वहां वाले यहाँ एक सेमेस्टर के लिए आए, तो फिर जब हम यहाँ से वहां जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सारे पंजाबी हमसे नफरत नहीं करते हैं, ये बस कुछ हैं जो करते हैं। ऐसे ही वो जब यहाँ पे आएंगे तो हालांकि आप उनसे, एक दोस्त है मेरा पंजाबी, अभी हमारे साथ PWS में हुआ भी है, तो वो बोल रहा था कि तुमसे मिलने से पहले मेरी परसेप्शन ये थी कि सिंधी सारे बडेरे होते हैं, सबके पास इतनी जमीनें हैं, इतना पैसा है कि वो अयाशी करते हैं। तो अब उसकी मेंटेलिटी चेंज हुई जब मुझसे मिला, तो ऐसे उनकी मेंटेलिटी, क्योंकि कभी वो निकले ही नहीं है, वो सिंध कभी आया ही नहीं है, ठीक है। तो वो जब सिंध आएंगे तो उनको पता चलेगा कि सिंध में भी क्या हाल है, क्या रियलिटी क्या है असल में, ठीक है। तो फिर उनको पता चलेगा कि वाकई में इनको, जैसे बलूचिस्तान जाएंगे हम तो बलूचिस्तान में रियलिटी देखेंगे तो हम फिर कहेंगे कि यार मेजर चंक ऑफ बजट लाजमी बलूचिस्तान को जाना चाहिए,
फिर हमें ये नहीं लगा कि वो हमारा हक मार रहे हैं। अब जब हम पंजाब जाएंगे तो हमें लगेगा कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनको पानी ज्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से फिर ग्रीवेंसेस कम होते हैं, तो वो होंगे इंटर प्रोविंशियल कम्युनिकेशन से। उसमें आप ये प्रोग्राम्स सजेस्ट कर सकते हो कि ऐसे प्रोग्राम्स लाकर हम नेशनली इंटीग्रेट हो सकते हैं। एजुकेशन वाले में एसएससी आप डिस्कस कर लेंगे, तो आप इसमें से 4-5 निकाल लें जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे डिफाइन करने आए, जो जिस पे आप बहुत अच्छे आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ बना सकें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ऐसे ही जाके ना पीछे वाले पेज पे ऐसे ही बनता था, जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं ना, मेरा लास्ट पेज ऐसे ही होता था। अब देखिए, अब जो हमने निकाले ना, हमने सोचा ही नहीं कौन सा सोशल से निकल रहा है, कौन सा वहां से निकल रहा है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव से निकल रहा है। लेकिन इन द स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, शायद 2 या 3 मेरे ऐसे होंगे जिसमें से मैं सोच सोच के निकालता था कि सोशल से एक आ गया, अब मैं एक इकोनॉमिक्स से लेके आऊँ, एक पॉलिटिकल से लेके आऊँ। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो उसको फॉलो करें लाजमी। उसमें क्या होगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ आइडियाज आएगा। हाँ, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो आप लोग मुझे बता रहे थे ना, हम मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे सब। ठीक है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग उसको कहते हैं कि आपके पास जितने भी कॉजेज जहन में आ रहे हैं, सही या गलत अभी ना सोचें, अभी जस्ट लिस्ट डाउन करें, उनको लिखते जाएं। ठीक है, आपको जैसे ही लगे कि हम 10-12 हो चुके हैं, इनमें से मुझे 5-6 अच्छे मिल जाएंगे, तो मूव ऑन टू द इम्पैक्ट्स। फिर इम्पैक्ट्स लिखें सारे, फिर सॉल्यूशंस लिखें, फिर उनकी नंबरिंग स्टार्ट करें कि कौन सा अच्छा है सबसे ज्यादा। मैं पहले वो कॉज लिखूं, सेकंड कॉज वो होगा, फिर थर्ड ये होगा, फिर फोर्थ ये होगा। कितने कॉजेज लिखूंगा उस हिसाब से आपकी नंबरिंग आ जाएगी। बाकी होंगे लाइन लगा देना कि ये मैं नहीं लिखने वाला पैराग्राफ। ठीक है, ऐसे ही इम्पैक्ट्स भी करेंगे और सॉल्यूशंस करेंगे। अब इनसे आगे आगे वाला स्टेप अब आएगा, ये लिख लें आप। ये यहाँ से कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। सर ये रफ आउटलाइन बनाना लाजमी होती है ऐसे में? यार रफ अगर नहीं बनाओगे उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक पैराग्राफ लिखते हो, आपने सोचा जहन में इतने डिवीजन आनी चाहिए, एक पैराग्राफ पे उस पे लिख लिया, फिर आप सोचेंगे कि दूसरा पैराग्राफ क्या लिखूं, थर्ड। अब देखिए इसमें मैंने कितने लिखे हैं, वीक गवर्नेंस भी लिखी है, ठीक है, इवन यहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज भी लिखी है, क्लास डिफरेंस लिखा है, कल्चरल डिफरेंस भी लिखा है। लेकिन ये मैं अपनी फेयर आउटलाइन में नहीं लिखूंगा। मिस्टेक से बचना है, ओवर राइटिंग से बचना है, तो रफ बनाए ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे क्लियरिटी ऑफ आइडियाज भी आएगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो भी यहाँ पे आप डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद आप जाके फेयर आउटलाइन बनाएंगे। सर जी सर ये आपने जो पोलराइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में बताया कि लाइक पीपी जैसे सिंध की तरफ टिल्टेड है और पीएमएलएन पंजाब की तरफ, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में लाइक हाँ, ये? आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे ना वो सेंटर के, आप कहेंगे कि प्रोविंशियल पॉलिटिक्स चल रही है। अब देखेंगे आपका रियलिटी है, फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी को सिंध से बाहर कितने वोट्स मिलते हैं। ठीक है, एएनपी को केपीके के बाहर कितने वोट्स या कितने सीट जीतती है, पंजाब से बाहर या सिंध में कितने सीट जीतती है। हालांकि सिंध सेकंड मेजर प्रोविंस है, तो अब नून लीग का यहाँ पे नाम ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सीटें लेती है। तो इससे आपको आइडिया हो जाए कि वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनकी जो होराइजन है जस्ट एक ही प्रोविंस तक है। ये बड़ा रीजन है आपकी नेशनल डिसइंटीग्रेशन का, क्योंकि उनकी पॉलिसीज अगर नून लीग आएगी कि उनकी आप पॉलिसीज में देखेंगे, मेजर फायदा किसको होगा, जो उसका वोट बैंक है पंजाब उसको होगा। सिंध आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी, तो वो कोशिश करेगी कि मैं वैसे लॉज लाऊं फेडरल लेवल पे जो सिंध वालों को फायदा दे, सिंध गवर्नमेंट में स्ट्रॉन्ग रहे जैसे, डिपेंडिंग ऑन ऐसे ही आपकी वो सारी पॉलिसी चलती हैं फिर।